ओके, मेरी रिकॉर्डिंग में आकिब की आवाज भी आ गई है। अच्छा, देन नंबर 3, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के बारे में आप सब लोगों को क्या पता है? फ्रिक्शन क्यों है दुनिया में, क्या करती है? क्या होती है? ऑपोजिट फोर्स होती है। क्या करती है ऑपोजिट? ऑपोजिट किस लिहाज से ऑपोजिट होती है? अच्छा जी, अल्मा सेज ओपोजेस मोशन। तो जो ओपोज बोल रहे हो वो मोशन को ओपोज करेगी। ठीक है, अच्छा जी। सो जिन्होंने डेमो लिया हुआ है, वो जो है, अच्छा ठीक है ना। फ्रिक्शन, इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स। इसका ये ध्यान में रखना है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है। इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट acts between that acts between two objects moving relative to each other. एक्चुअली इसको समझा देते हैं कि relative to each other का क्या मतलब है। और एक और पॉइंटर मैं पहले लिख लूं ना, resistive force that acts between two objects moving relative to each other। और दूसरी चीज ये है कि it is always always marked opposite to direction of motion। मतलब जिस डायरेक्शन में आप मोशन करना चाह रहे हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में हमेशा फ्रिक्शन मार्क होगी। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट इज रिलेटिव मोशन? भाई कभी कभार ये हो सकता है कि गाड़ी रोड पे चल रही है, तो रोड मूव नहीं कर रहा गाड़ी के रिलेटिव, लेकिन गाड़ी रिलेटिव, सॉरी, गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है। तब ऑब्जेक्टिवली तो हमें ये पता है कि गाड़ी रोड पे चल रही है, राइट। लेकिन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोड एंड गाड़ी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको ये पता ही नहीं है कि वो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा रोड चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही, राइट। जब अगर मैं गाड़ी की आंखें लगा दूं, तो गाड़ी को क्या नजर आएगा? गाड़ी तो ये देखेगी ना रोड चल रही है, मैं नहीं चल रही। लेकिन अगर मैं रोड की आंखें लगा दूं तो रोड क्या बोलेगा? रोड कहेगा गाड़ी चल रही है, मैं तो नहीं चल रहा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या? एक दूसरे के रिलेटिव। अगर किसी को आंखें दे दो, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब आप तो दूर से देख रहे हो, आपको तो पता है भाई गाड़ी चल रही है, रोड नहीं चल रही। लेकिन अगर मैं गाड़ी की आंखें लगा दूं, गाड़ी कहेगी रोड चल रहा है। रोड की आंखें लगा दूं, रोड कहेगा गाड़ी चल रही है। तो इट इज बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। खैर इतनी ज्यादा हमें डिस्कशन में नहीं जाना, बट वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव, हो सकता है दोनों साथ में मूव कर रहे, हो सकता है कन्वेयर बेल्ट पे एक बच्चा भाग रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट इधर जा रही है, बच्चा भाग रहा है, रिलेटिव मोशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ही सिर्फ कन्वेयर बेल्ट भाग रहा है, कन्वेयर बेल्ट नहीं चल रही, राइट। सो वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। अब इस केस में भी लेट्स स्टार्ट मार्किंग फ्रिक्शंस। लेट्स आल्सो कीप आवर डिस्कशंस लाइक दिस। सो अगेन सेम केस सिनेरियो। अच्छा, इधर मैं जो हूं वो पहले जो है वो एक चीज जरा एक्सप्लेन करूं। रेजिस्टिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। और एक और चीज मैं इधर लिखूंगा, और हैव अ टेंडेंसी, टू डू सो। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस टेंडेंसी? आपने अक्सर देखा होगा भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसे आप जो है वो आपकी 100 मीटर रेस हो रही है, राइट। तो जैसे ही वो सेट बोलते हैं और गन शॉट से पहले जो आपकी पोजीशन होती है, कि मतलब मैं भागना शुरू नहीं हुआ लेकिन मैं भागना शुरू कर दूंगा जैसे ही दबेगा, राइट। सो इट्स जस्ट मैं बिल्कुल रेडी हो गया, मतलब मैं बिल्कुल चलने वाला हूं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। कि अगर कोई चीज मुझे रोक के नहीं रखी हुई तो मैं मोशन कर दूंगा, अगर कोई चीज रोक के रखी हुई है तो मैं रोक कर रहा हूं। सो फ्रिक्शन नॉट ओनली एक्ट्स जब जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन तब भी एक्ट करेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से रुक के रखा हुआ है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखेंगे एंड वील स्टार्ट डिस्कसिंग आवर केस सिनेरियोज। एंड ऑनलाइन भी आई होप सबको समझ में आ रहा हो। सो ओवर हियर वी हैव दैट सेम ब्लॉक। आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर इसका वही वेट एक्ट कर रहा है, राइट, वी नो दैट। एंड आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर इसकी वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही है। बट दिस ऑब्जेक्ट इज v इक्वल्स टू 0, इट इज एट रेस्ट। तो इस पे फ्रिक्शन कैसे मार्क करूं? फ्रिक्शन अपवर्ड होगी।
अच्छा, फ्रिक्शन मार्क करने के लिए पहले तो ये देखोगे कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मोशन हो रहा है तो मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट मार्क लगा दोगे। इस केस में देखोगे देयर इज नो मोशन, द ब्लॉक इज नॉट मूविंग रिलेटिव टू द ग्राउंड, वो चलने की कोशिश नहीं कर रहा। सो इन दिस केस सिनेरियो देयर विल बी नो फ्रिक्शन। जब कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन की क्या जरूरत। फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करेगी, किसी भी चीज को अपोज नहीं करेगी। इसी तरह लेकिन अगर मैं इस, जब स्टेबल भी होगा, जब स्टेबल होगा, जब रुका हुआ होगा, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे छोड़ा हुआ है तो इसमें कोई टेंडेंसी है कि इसको मूव करना है। मतलब अगर टेबल खड़ी हुई है तो उसमें कोई टेंडेंसी है कि मूव करे, कोई दिल, मतलब इसको ऐसा तो नहीं ना इसका दिल चाहेगा मैं खुद ही हिलना शुरू जाऊं। वो टेंडेंसी को भी डिस्कस करेंगे, वो सब समझ आएगा टेंडेंसी क्या है। ठीक है, बाकी सब बताओ, सबको ये क्लियर हो रहा है? अल्मा कह रहा हूँ, एमन और आकिब को क्लियर हो रहा है कि व्हेन देयर इज नो वेलोसिटी एंड व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन देयर विल बी नो फ्रिक्शन। अच्छा जी, अब देखते हैं कि आपकी जो है वो वेलोसिटी इस तरीके से यूं आगे एक्ट कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी इज एक्टिंग आगे की तरफ। सो फ्रिक्शन कैसे मार्क होगी? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सो हमारे पास फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लाइक दिस। ठीक है, अब मीरजन तुम्हारी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की बात आ जाती है ना। सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये वही वाली केस सिनेरियो, भाई बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स का आपको पता है क्या चीज है कि वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड यू नो दैट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। लेकिन ये ब्लॉक जो है वो अभी इस वक्त स्टेशनरी है, रुका हुआ अपनी जगह, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रही है? अच्छा, तो इधर हमारी बात आ जाती है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन वाली। भाई ब्लॉक को जब इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है कि मैं नीचे गिर जाऊं। लेकिन अगर वो इस केस सिनेरियो में नहीं गिर रहा, वो रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो क्या हो रहा है? देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट इज अपोजिंग इट। उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन है कि मैं नीचे गिर जाऊं। तो इस केस सिनेरियो में फ्रिक्शन होती है जो एक ब्लॉक को रोक के रखती है ऊपर। सो देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन एक्टिंग अप द स्लोप। ठीक है, आई विल कॉल दिस अप द स्लोप। और हम इंक्लाइन प्लेन आज जो है वो टाइम हुआ इंशाल्लाह तो उसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। द फ्रिक्शन विल एक्ट जो है वो अप द स्लोप। राइट नहीं कहूंगा मैं, राइट नहीं, अप द स्लोप बोलेंगे। ठीक है, राइट होता तो राइट ये होता, राइट, राइट एग्जैक्टली ये होता, लेकिन ये नहीं है फ्रिक्शन। सही है आकिब और एमन, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। एंड नाउ अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं। ठीक है, एंड वही लैडर, ठीक है, लैडर वही है, लैडर पड़ा हुआ है उसी वॉल और उसी फ्लोर के बीच में। ठीक है, दिस वॉज द वॉल एंड दिस इज द फ्लोर। और ये सिर्फ ये क्लेरिफाई करने के लिए कि इस पे फ्रिक्शन होगी, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज अ रफ वॉल एंड दिस इज अ रफ फ्लोर। नाउ यू नो वेट तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, वेट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी आप लोगों को पता चल गई है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स इधर से अपवर्ड्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करती है इधर से राइटवर्ड्स। सो फ्रिक्शन कैसे मार्क करूंगा इस केस में? तो लैडर जो है, नॉर्मली क्या होगा, लैडर कहेगा कि मैं नीचे गिरना शुरू हो जाऊं, राइट। जब इस तरह से टका के रखो लैडर नीचे गिरना शुरू होगा। जब लैडर नीचे गिरता है तो वो ऐसे गिरता है, देन फिर ऐसे निकलता है बाहर और फिर ऐसे होता हुआ फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, राइट। सो इट विल फॉल समथिंग लाइक दिस, ऐसे कर करके इट विल इवेंचुअली गेट फ्लैट। तो अगर इधर देखोगे तो आपकी जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, टेंडेंसी ऑफ मोशन ये है कि ये वाला सिरा जो है वो बाहर निकल जाए और ए वाला सिरा जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज लाइक दिस। So what do I want? I want the friction to oppose the tendency of motion. तो friction लगेगी ऐसे and friction इसमें इधर इस तरीके से लग रही है। This will be your free body diagram for the ladder. ठीक है, अच्छा अब आई होप ये चीजें भी क्लियर हो। तो अब जरा ये डिस्कस कर लेते हैं
कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स में सिर्फ क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो फोर्स जो परपेंडिकुलर मार्क करी जाती है, फ्रिक्शन भी एक ऐसी फोर्स है जो कांटेक्ट से मार्क करी जाती है। ठीक है, तो जो असल में जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स इज द नेट फोर्स ऑफ द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि भाई देखो, जो फोर्सेस कांटेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, यानी नॉर्मल कांटेक्ट और फ्रिक्शन, उन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट बना दें तो वो असल में कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहलाती है। व्हाट डू आई मीन? अच्छा क्लोजली देखना, अगर मैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये लेफ्ट की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट और ऊपर, तो हमारा रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है ना? सर क्वेश्चन में आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर रिएक्शन फोर्स स्लैश कांटेक्ट फोर्स, ये कहलाती है। ये क्या है? दिस इज द नेट फोर्स दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक फ्रिक्शन। इसी तरह इधर भी होता कुछ भी नहीं है, कि बस देयर इज नथिंग हैपनिंग। जैसे नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या है? अपने ओन पे तो कोई फोर्स नहीं है ना, सारी जो फोर्सेस है प्लस माइनस करके जो आ रहा है आंसर है। इसी तरह ये रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, जो कांटेक्ट वाली पोर्शन का सारा प्लस माइनस करके जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो है। देयर इज नथिंग स्पेशल हैपनिंग बाय दिस। ठीक है, देयर इज नथिंग स्पेशल हैपनिंग विद दिस। अच्छा, एंड इसी तरह ये वाली जो आपके पास ये है, जो आपके पास ये है, इधर देखोगे ये ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा होगा। सो ये वाली भी एक रिएक्शन या एक कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी। ठीक है ना? रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअल फोर्सेस। ऐसा नहीं है, जैसे वेट हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं तो वो भी होगी, फ्रिक्शन हमने पढ़ा वेलोसिटी होगी तो अपोज करेगी मोशन उसको। ये फोर्स ऐसा नहीं है कि किसी वजह से है, ये सिर्फ ये है कि रिजल्टेंट है, ये दो फोर्सेस है और कुछ भी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? ख्याली है। ठीक है, ख्याली है ये, इसका कोई काम नहीं है, ना हम इसको अक्सर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन अभी दिखाता हूं कि इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो जस्ट अ साइड नोट आप लोगों के लिए, द रिएक्शन स्लैश कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिस्करेज करता हूं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को इन दोनों नामों से ना बुलाएं, क्योंकि ये दोनों नाम अलग है, ये किसी और चीज के बराबर है। रिएक्शन स्लैश कॉन्टैक्ट फोर्स इज दी नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द फोर्सेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, वन लास्ट पॉइंटर भाई, जब एग्जामिनर को आपको बताना होगा फ्रिक्शन कंसीडरेशन में लो, तो वो क्या बोलेगा? रफ वॉल, रफ फ्लोर, रफ सरफेस, रफ वगैरह वगैरह हर चीज। लेकिन जब एग्जामिनर को आपको बताना होगा फ्रिक्शन नहीं लो, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा स्मूथ। ठीक है, तो इस केस सिनेरियो में फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉल एंड दिस फ्लोर वर स्मूथ एंड दिस वॉज ऑल्सो स्मूथ, और नीचे जो है वो हमने रफ वॉल और रफ फ्लोर ली थी। ठीक है, अच्छा इस केस सिनेरियो में देख लेते हैं बस जल्दी से। इसमें नॉर्मल कांटेक्ट, इसमें जो आपकी कांटेक्ट फोर्स है वो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगी। ठीक है, ये नॉर्मल कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कांटेक्ट फोर्स है, वही चीज जो ख्याली है। हम्म, एक फोर्स राइट, एक फोर्स अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट निकालो। कैसा आएगा? पहले राइट जाओगे फिर ऊपर जाओगे, पहले राइट जाना है फिर ऊपर, तो राइट और ऊपर। नहीं, नॉट वेट, वेट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की जरूरत है। तो रिएक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा सो अगर आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है, तो वी शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन एज वेल। A ladder is positioned on an icy frictionless ground and is leaned against a rough wall. At the instant of release, it begins to slide. Which diagram shows the direction of the forces P, W and R acting on the ladder as it slides? तो इस डायग्राम में से कौन सी डायग्राम जो है वो सही है?
अच्छा लेट्स सी, सो वी गॉट टू आंसर्स। अच्छा मैं जो हूं वो इस केस सिनेरियो को थोड़ा साइड में करके बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उधर एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होगी। भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है आपकी जो है वो रफ वॉल है और स्मूथ फ्लोर है, ऐसा ही है। फ्रिक्शनलेस आईसी फ्लोर थी और रफ वॉल है। सो आई विल प्लेस अ लैडर समथिंग लाइक दिस। आपको ऑलरेडी पता है भाई वेट यूं एक्ट करता है, डब्ल्यू यूं एक्ट करेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों पॉइंट्स पे एक्ट करेगी, एक पॉइंट इस तरीके से एक्ट करेगी, एक पॉइंट पे इस तरीके से एक्ट करेगी, राइट। नाउ हमने क्या डिस्कस किया था, लैडर गिरना चाहता है तो लैडर यू फ्लैट होना शुरू होता है, राइट। इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन एंड स्लाइड आउटवर्ड्स। अब देखोगे ये तो स्मूथ है तो इधर फ्रिक्शन तो अप्लाई नहीं हो सकती, सो देयर विल बी नो फ्रिक्शन ओवर हियर। इधर होगी फ्रिक्शन, ये नीचे जाना चाह रहा है, सो फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। और अगर इनका मैं रिएक्शन निकालना चाहूं, क्योंकि देखो ऊपर वाली फोर्स के अंदर आपको दो फोर्सेस अलग बना के नहीं, एक ही फोर्स में, यानी वो उस रिएक्शन की बात कर। सो लेट्स वर्क आउट द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊंगा, राइटवर्ड्स जाना है और अपवर्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी पी, दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज आर। सो लुकिंग एट दिस, पी डब्ल्यू आर, आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, बाकी देख लो सब में गलत गलत डायरेक्शंस में जो है वो फोर्सेस बांटते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक गाड़ी पे उसके टायर पे कौन कौन सी फोर्सेस कैसे कैसे मार्क करनी है, ठीक है। तो मेरा अंदाजा जहां तक है सबको ये पता होगा वेट डाउनवर्ड्स होगा, और सबको ये पता होगा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड्स होगी, राइट। सो अब हमारी डिस्कशन रह जाती है, सो फ्रिक्शन किस तरफ मार्क करूं। अच्छा जी, सो इस केस सिनेरियो में फ्रिक्शन मार्क करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो गाड़ी ने आगे जाना है, यानी कोई ना कोई फोर्स गाड़ी को आगे की तरफ लेके जानी चाहिए, राइट। देयर मस्ट बी सम फोर्स जो गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाए, ऐसा ही होना चाहिए। वो कौन सी फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी को चलने में फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन हमेशा ऐसा नहीं करती, फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करती मोशन। फ्रिक्शन को अगर स्पेशल तरीके से इस्तेमाल करो तो फ्रिक्शन मोशन को कॉम्पनसेट भी करती है। कैसे करती है भाई, आपकी गाड़ी का टायर कैसा घूमना चाह रहा है, गाड़ी का टायर जो है वो यू घूमना चाह रहा है, राइट। जब गाड़ी आगे जाएगी तो टायर यू घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। इट्स ट्राइंग टू मूव लाइक दिस। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, अरे ड्राइविंग फोर्स तो होती है लेकिन टायर पे तो ड्राइविंग फोर्स, वो मैं सब समझाऊंगा, रुक जाओ, अभी इतनी उसमें नहीं घुसो, इट्स नॉट इतना नहीं। अभी हम ये तीन फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स होती है, वो कहां होती है वो सब बदल जाएगा, अभी नहीं। ओके, अब टायर की जो देखोगे विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज ट्राइंग टू मूव लाइक दिस। अगर मैं बिल्कुल इस इंस्टेंट पे देखूं तो टायर क्योंकि यूं घूमना चाह रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसका मोशन ऐसा है, ऐसा ही है, राइट। सो आई एम मार्किंग दिस एज द वेलोसिटी। अच्छा, अब जो आपकी जो फ्रिक्शन है दैट एक्ट्स लाइक दिस, आगे की तरफ एक्ट करेगी। द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट आगे की तरफ। बचपन से पढ़ते हुए आए हो, जब गलत पढ़ते हुए आए ना, ये तो बोल रहा हूं कि आपकी फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ एक्ट कर रही है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इस तरह से हमारा कुछ स्टेशनरी। अच्छा, अब क्रिकेट भी आपकी जो बॉल स्विंग होती है वो इसी वजह से होती है, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट भाई। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन बनाना चाहूं तो रिएक्शन कैसे बनेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मर्जर, यानी कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये आपका रिएक्शन होगा, राइट। इसको पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो रहा है। अब क्रिकेट की बात आ जाती है। क्रिकेट में बॉल को हम यूं स्पिन करें, इफ वी स्पिन इट हल्का सा राइट की तरफ तो राइट की तरफ जाती है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ दो तो लेफ्ट की तरफ जाती है, ऐसा ही है। अच्छा, ना व्हेन द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है। गूगली क्या होती है, गूगली पे नेगेटिव स्पिन देते हैं, ऐसे ही है ना, गूगली को पीछे की तरफ स्पिन करके फेंकते हैं, ऐसा ही है ना। सबको थोड़ा बहुत क्रिकेट तो आता है। देयर इज अ बॉल नोन एज द गूगली, जिसमें बॉल जो है वो जाके रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती, वहीं रुक जाती है, इट स्लोज डाउन। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, नाउ जब आप गूगली बॉल डालते हो, यू पुट द बॉल एट अ नेगेटिव स्पिन। नेगेटिव स्पिन से मतलब क्या है, आप उसको यूं स्पिन करके फेंकते हो, राइट। यू स्पिन इट लाइक दिस,
आप उसको ट्रेडिशनली आगे की तरफ स्पिन देने के बजाय आप उसको पीछे की तरफ स्पिन देते हो, राइट? सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, what happens at the point of contact? The ball wants to go like this, right? At the point of contact, अगर इस पॉइंट को देखोगे, बॉल कहेगी यार मुझे आगे की तरफ जाना है क्योंकि मैं स्पिन इस तरह से कर रही हूं. विद द कॉन्टैक्ट द बॉल वांट्स टू मूव आगे की तरफ, राइट? अब फ्रिक्शन क्या कहती है? फ्रिक्शन कहती है तुम जैसा मोशन करना चाहोगे मैं उसको अपोज करूंगी. सो फ्रिक्शन एक्ट करती है पीछे की तरफ, और जब फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करती है जब भी तो बॉल रुक जाती है. जा तो वो आगे की तरफ रही थी, लेकिन जैसे ही टिप्पा खाया फ्रिक्शन ने एक्ट किया पीछे की तरफ और उसने बॉल को दही रोक दिया. समझ आ रहा है सबको? तो देखो, वेट एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वो अभी भी वैसी ही फोर्स है. बट बॉल पे जैसी स्पिन लगा के भेजोगे उसके हिसाब से फ्रिक्शन लगती है. तो इफ आई गिव इट अ नेगेटिव स्पिन, द फ्रिक्शन एक्टेड बैकवर्ड्स. रिएक्शन फोर्स जो है वो आपकी यूं लगी. जब भी बॉल आगे जाते जाते रुक जाती है एकदम से, इट स्लोज डाउन अ लॉट. व्हाई? बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एक आपके पास पीछे डायरेक्शन में आ गई, यानी एक एक्सेलरेशन आ गई पीछे की डायरेक्शन में. चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? पीछे की डायरेक्शन में. जब पीछे की डायरेक्शन में चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया तो बॉल रुक जाएगी, है ना? अच्छा चलिए, अब इसको थोड़ा सा, अब ये आप लोगों के लिए विजुअल पर्सपेक्टिव है. अब अगर मैं बॉल को राइट की तरफ स्पिन कर रहा हूं, तो राइट की तरफ जब स्पिन कर रहा हूं तो जब बॉल टिप्पा खाती है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड्स, राइट? बॉल राइट की तरफ अगर स्पिन कर रही है तो इट वांट्स टू स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड ऐसे पीछे की तरफ. तो फ्रिक्शन कैसे लगी? फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी. लेकिन इन अ 3D प्लेन वो राइट की तरफ, ऊपर की तरफ नॉन रिएक्शन फोर्स पॉइंट करिए, राइट? तो जब आपने राइट की तरफ थोड़ा सा स्पिन किया तो फ्रिक्शन भी राइट की तरफ आ गई. जैसे इसमें आपने जो है वो पीछे की तरफ स्पिन किया तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ गई. राइट की तरफ स्पिन करोगे तो राइट की तरफ आ जाएगी फ्रिक्शन. लेफ्ट की तरफ स्पिन करोगे लेफ्ट की तरफ आ जाएगी फ्रिक्शन. जब फ्रिक्शन लेफ्ट राइट इस तरह से कर सकती है तो जब भी बॉल जो है वो इवेंचुअली टिप्पा खा के ही होती. और कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ होगा कि बॉल टिप्पा खाने से पहले ही स्पिन हो गई. स्पिन बॉल जो होती है वो टिप्पा खा के ही स्पिन होती है. वो ये नहीं होता कि हवा में ही स्पिन होती हुई जा रही है. ये तो नहीं होता. इट्स नॉट, वो तो नकल बॉल वगैरह अलग चीज होती है. बट a spin ball या a swing ball only swings after it bounces. और उसकी लॉजिक जो है वो ये आ गई आपके इधर. सही है? क्रिकेट क्लियर हुई? अब क्रिकेट खेलेंगे तो हम जो है वो और उंगलियां रगड़ के जो है वो बॉल डाला करेंगे ताकि फ्रिक्शन अच्छी हो. और जब भी आपकी पिचेस भी कंक्रीट पे खेलने पे बॉल इतनी स्विंग नहीं करती, और जो उनकी प्रोफेशनल पिचेस बनी होती हैं उस पे बॉल ज्यादा स्विंग करती है बिकॉज दे ऑफर मोर फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन का खेल ही नहीं होता तो क्रिकेट ही नहीं होती. सही है? सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ पॉइंटर? अच्छा, आकिब ने सवाल पूछा था कि भाई गाड़ी जो आगे चलती है, आप, मैंने एक बात बोली थी कि गाड़ी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से आगे चलती है. और आकिब ने पॉइंट आउट किया था कि गाड़ी तो अपने इंजन की वजह से आगे चलती है क्योंकि इंजन उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा. थ्रस्ट फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंजन एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से गाड़ी आगे चलती है. ठीक है? अच्छा, वो है वो बात पूरे सिस्टम की. ठीक है? इंजन गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है तो गाड़ी आगे चलती है, वो बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन वो तब होगा जब हम पूरे सिस्टम, पूरी गाड़ी की बात करें, यानी इसमें इसके चारों के चारों व्हील्स कंबाइंड होंगे उसमें, और उसकी बॉडी भी. ठीक है? इफ आई लुक एट वन व्हील, तो बेसिकली इंजन क्या कर रहा था, राइट? इंजन जो है वो इधर जो भी चल रहा है, राइट, वॉट एवर द इंजन, जहां पे भी है यहाँ होता है इंजन. इंजन जो है जिस तरह से भी चल रहा है वो करता क्या है? वो ये रोटेशनरी मूवमेंट कॉज करता है, राइट? इट कॉजेज द व्हील टू स्पिन. दैट्स इट. द इंजन डज नॉट डू एनीथिंग एल्स. इंजन गाड़ी को आगे नहीं चलवा रहा. इंजन सिर्फ क्या करवा रहा है? इंजन सिर्फ व्हील को रोटेट करवाता है. दैट्स द पॉइंट ऑफ एन इंजन. तो जब इंजन रोटेट करवाता है तो क्या होता है? देन यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग दिस फ्रिक्शन जो आपको आगे की तरफ ले जाती है गाड़ी को, राइट? इन द ट्रू सेंस, हाँ, इंजन चला रहा है गाड़ी को, इंजन गाड़ी को आगे लेके जाता है. लेकिन जब वो पूरे सिस्टम को देख रहे हो, अगर सिर्फ व्हील को देख रहे हो तो इंजन का काम है व्हील को घुमाना और फ्रिक्शन का काम है व्हील समेत गाड़ी को आगे लेके जाना. ठीक है आकिब? तो द फ्रिक्शन इज द एक्चुअल फोर्स दैट इज मेकिंग द कार मूव. इंजन क्या कर रहा है? इंजन सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट कॉज कर रहा है ताकि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो सके, आगे वाले डायरेक्शन में. सही है? एंड नाउ लास्ट डिस्कशन विदाउट यूजिंग द मोबाइल. सो हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन. ये तो मैंने आपको ऐसी जनरल सिखाया. इस पे एक एमसीक्यू आया हुआ है, जहां तक मेरी नॉलेज है एक एमसीक्यू आया हुआ है, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही दिया हुआ था और आपसे पूछा रिएक्शन फोर्स का वेक्टर कैसा है.
तो एक एमसीक्यू था जिसमें टेढ़े मेढ़े वेक्टर बनाया था रिएक्शन फोर्स कैसे, तो दिस वाज फॉर दैट। अच्छा, दूसरी बात ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होने की जरूरत है। फ्रिक्शन फोर्स is a limiting force. What do I mean by a limiting force? अच्छा जी, नाउ हर सरफेस हर जगह एक फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है मैक्सिमम हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये आपकी एक टेबल थी, ठीक है, टेबल पड़ी हुई है आपकी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, दिस इज योर टेबल, और वो पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, राइट। अच्छा, अब देखो जब टेबल मूव नहीं कर रही है, जब टेबल स्टेशनरी है, तब हमने डिस्कस किया जब वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करे? जब कोई टेंडेंसी नहीं है, जब कोई मोशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन अपोज नहीं करे, राइट। लेकिन देखो मैं अभी टेबल को धक्का लगा रहा हूं, टेबल हिल नहीं रही, क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि फ्रिक्शन बन रही होगी लाजमी। if I am pushing it forwards, there must be a friction that is cancelling it out. So if I am putting some form of force on it, the friction is the force that is opposing it. जब भी टेबल को जब कोई बच्चा धक्का लगाता है कम फोर्स से, तो टेबल नहीं हिलती। मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, मैं बहुत कम फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन हिल नहीं रही टेबल मेरी, बिकॉज फ्रिक्शन उस वक्त अपोज करना शुरू कर देती है, राइट। अच्छा, सो वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सर्टेन वैल्यू, थोड़ी बहुत हम इसमें चीजें डिस्कस करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पता होने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। अच्छा, सो फ्रिक्शन इज ए लिमिटिंग फोर्स। मैं आपको फ्रिक्शन की लिमिट दे रहा हूं। अब हर सरफेस क्या करता है? हर सरफेस कहता है कि मैं एक मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड करूंगा, राइट। सो इस सरफेस के लिए मैं कहूंगा कि आपकी जो फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको जो प्रोवाइड हो सकती है, वो है 500 न्यूटन। सही है। एंड नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ we shall discuss different values of friction and the net force, ठीक है। सो जब मैं 0 न्यूटन ऑफ एफ लगा रहा हूं, तब क्या होगी फ्रिक्शन की वैल्यू? 0। if there is no force, then there must also not be any cancelling out force of friction। और नेट फोर्स क्या आ गई? नेट फोर्स आ गई 0 न्यूटन, राइट। अच्छा जी। अच्छा, नाउ इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ +2 न्यूटन, +2 न्यूटन किस लिहाज से? कि इफ वी ड्रॉ अ कन्वेंशन आगे की तरफ पॉजिटिव, सो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं +2 न्यूटन लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन क्या होगी? इफ आई एम पुटिंग, मैं धक्का लगा रहा हूं लेकिन टेबल अपनी भी अभी भी जगह से नहीं हिल रही है, तो क्या होगा आंसर? अच्छा ठीक है, अल्मा सेज मोर देन -2, मोर देन -2 और इक्वल टू -2। सही है। सो यही पॉइंटर क्लियर करना था, जस्ट वाज ट्राइंग टू चेक कि कोई मिस्टेक ना हो इधर। अच्छा, अब अक्सर दिस इज अ प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी थी पहले। फोर्सेस को हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी मोशन हो रहा होगा तो फोर्स होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने डिस्कस किया कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो फोर्स नहीं होनी जरूरत। दैट वाज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ये टेबल इक्विलिब्रियम में है, 2 न्यूटन की फोर्स आगे तरफ लगाने के बावजूद भी, तो फ्रिक्शन मोर देन +2 नहीं होगा, मतलब मोर देन -2 नहीं होगा, फ्रिक्शन भी -2 होगा। क्यों? बिकॉज इसको रहना है रेस्ट पे। अगर ये चीज 0 न्यूटन ऑफ नेट फोर्स नहीं दे रही है, और अगर फ्रिक्शन -2 से ज्यादा होती, यानी -3 होती फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास नेट फोर्स आती 1 न्यूटन टूवर्ड्स द बैक, टेबल उड़ती ही पिघल जाती खुद ही, राइट। तो मैं ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा कि टेबल को बगैर धक्का लगाए, या कभी भी धक्का लगा रहा ऐसा नहीं तो फिसलने लग गई टेबल, ऐसा तो कभी नहीं होता। जब तक टेबल को खींचो नहीं, टेबल अपने पास, धक्का लगा रहा हूं भी। सो रिमेंबर, इक्विलिब्रियम रखने के लिए whenever the forces are balanced, when, तो मतलब whenever you have a constant velocity, तब हमेशा फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर जो है वो मैं +498 न्यूटन लगा रहा हूं, तो क्या होगी फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की लिमिट 500 न्यूटन है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन इतनी अप्लाई हो सकती है, -498, इजी पीजी। टेबल अभी भी हिलना नहीं शुरू होगी। और होगा ये कि अगर मैं 500 न्यूटन भी लगा दूं, तब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम पे आ जाएगी, वो फिर भी 500 न्यूटन दे देगी, तब भी 0 न्यूटन आएगा।
लेकिन इफ आई गो अबव 500, फॉर एग्जांपल मैं 501 न्यूटन पे चला गया, तो फ्रिक्शन की लिमिट होगी, हमेशा एक सरफेस की लिमिट होगी, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा, सो ये रह जाएगा 500 पे ही, एंड यू विल गेट अ नेट फोर्स एज +1 न्यूटन, राइट। जब भी चीजें हिलना शुरू होती है, अभी धक्का लगा रहा हूं, टेबल नहीं हिल रही, लेकिन एक फोर्स एक्सीड करूंगा, तब बैकवर्ड फ्रिक्शन जो है वो इक्वेट नहीं कर पाएगी दोनों साइड्स पे, एंड देयरफॉर यू विल हैव अ नेट फोर्स। ठीक है, तो एक ग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है ये डायग्राम कहीं आ जाए, कहीं मिल जाए। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज लिमिटिंग, रिमेंबर दिस। A2 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होगे तो जो है वो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज F, दिस इज FR, एंड फ्रिक्शन इंक्रीज टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे F इंक्रीज करा जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा फ्रिक्शन कहेगी मैं और इंक्रीज नहीं कर सकती, फ्रिक्शन कहेगी मेरी बस हो गई। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज अ लिमिटिंग फोर्स। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर ये तीन चीजें क्लियर हैं तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम फिर इंक्लाइंड प्लेन को देखना शुरू कर देंगे, जिसको हमने काइनेमैटिक्स में डिस्कस नहीं किया था, इसके लिए छोड़ दिया था। और इंक्लाइंड प्लेन स्पेशल है क्योंकि आज तक आपने एक्स एंड वाई डायरेक्शन में सॉल्व किया था, इंक्लाइंड प्लेन कहती है एक्स एंड वाई डायरेक्शन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम और डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। सो कल हम इसकी डिस्कशन करेंगे।